हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, पर्यावरण अध्ययन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, आप टेट, सीटेट, यस टेट के साथ साथ यानी कि सुपर टेट के साथ साथ अन्य किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी आपके लिए ये सीरीज़ उतनी ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग सर्वप्रथम नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है? यानी जो नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होने वाला मनुष्य का जो सबसे पहला अंग है, ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे पहले प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अस्थि मज्जा या ऑप्शन डी है फेफड़े। तो फटाफट से अपना राइट आंसर चूज करेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा आपका नाभिकीय विकिरण द्वारा प्रभावित होने वाला सर्वप्रथम अंग है। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में 1 सेकेंड, विश्व में प्रकाश रासायनिक स्मॉग प्रथम बार कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? विश्व में प्रकाश स्मॉग जो पहली बार है वह कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए है लंदन में, बी है पेरिस में, या ऑप्शन सी है लॉस एंजल्स में, या ऑप्शन डी है टोक्यो में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि रासायनिक स्मॉग जो पहली बार प्रक्षेपित किया गया था वह किया गया था लॉस एंजल में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तथा जीव मंडल का प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? यूनेस्को के द्वारा मानव तथा जीव मंडल का जो प्रोग्राम है वह सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1871 में, या ऑप्शन बी 1975 में, या ऑप्शन सी 1981 में, या ऑप्शन डी 1986 में। फटाफट से अपना राइट आंसर चूज करेंगे। और इसके पहले आप सभी लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में यूनेस्को का फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1986 में मानव तथा जीव मंडल प्रोग्राम का मानव तथा जीव मंडल का जो प्रोग्राम है यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से डीडीटी की सांद्रता सबसे अधिक होने की संभावना है? जो डीडीटी है आपका, इसकी जो सांद्रता है वह सबसे अधिक किस में हो सकती है? तो पादप प्लवक में, या ऑप्शन बी है ईल में, या ऑप्शन आपका अगला है प्राणी प्लवक में, और ऑप्शन डी है समुद्री चिड़िया में। तो यहाँ पर बात की जा रही है डीडीटी की सांद्रता की। जो डीडीटी की सांद्रता है वह सबसे ज़्यादा किस में संभावना है कि सबसे ज़्यादा इसमें हो सकती है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुद्री चिड़िया में। समुद्री चिड़िया में डीडीटी की सांद्रता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, वह सभी क्वेश्चन है जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे और ये बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए निकाल के ला रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। रूस में चेरनोबिल दुर्घटना का कारण था, जो रूस में चेरनोबिल घटना हुई थी उसका कारण क्या था? इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आप बताएंगे कि एक मिक यानी कि मिसाइल आइसोसाइनाइड नामक जो गैस है इसके रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी। कौन सी हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई थी? तो 3 से 4 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। इसी के साथ एक घटना और भी महत्वपूर्ण है, जो रूस चेरनोबिल दुर्घटना है इसका कारण क्या था? तो नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग, या ऑप्शन बी है नाभिकीय कचरे का रिसाव, या ऑप्शन सी है अणुबम परीक्षण, या ऑप्शन डी है नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना के कारण। नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना के कारण रूस में चेरनोबिल नामक घटना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में 1968 में एक डिब्बा बंद करने की फैक्ट्री में रिसाव हो गया था। मतलब एक डिब्बा बंद करने वाली जो फैक्ट्री है उसमें रिसाव हो गया था, जिसके कारण यूशो नामक रोग हो गया था। इसके लिए कौन सा रसायन संबंधित था? देखिए, डिब्बाबंदी से यहाँ अर्थ निकाल लेंगे आप कि जहाँ पर डिब्बाबंदी
जो आपकी सामग्रियां हैं उनका संरक्षण किया जाता है, यानी कि चीज़ों को संरक्षित किया जाता है, जिसे हम डिब्बाबंदी प्रोग्राम भी कहते हैं। तो उसी के अंतर्गत क्या हुआ था, फैक्ट्री में एक रिसाव हुआ जिससे यूशो नामक जो है रोग उसने जन्म लिया। तो ये किस रसायन से संबंधित था? ऑप्शन ए है आपका पारा, बी है कैडमियम, सी है पीसीबी या डी है तांबा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पीसीबी। पीसीबी के रिसाव के कारण यह यूसो नामक रोग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, ताजमहल को किसके प्रदूषण से खतरा बना हुआ है? जो ताजमहल है वह किसके कारण प्रदूषित हो रहा है? आई थिंक ये हर वीडियो में क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतने बार रिवीजन होने के कारण ये ऑप्शन बिना देखे ही आप इसका जो है सही आंसर एलिमिनेट कर पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताजमहल खतरा जो है किस प्रदूषण से हो रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। और इसे किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसे क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे, ओजोन परत की सबसे मोटाई कहाँ पर है? जो ओजोन परत है वह सबसे अधिक मोटी कहाँ पर है? तो हम सभी जानते हैं कि ओजोन परत जो कि कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। और यह क्या करती है? तो यह परत हमारी सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। और यह परत में छिद्र हो जाने के कारण जो परावैंगनिक किरणें हैं वे सीधे जो है पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जिससे हानिकारक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसकी जो मोटाई है वह सबसे अधिक किस क्षेत्र पर है? ध्रुवों पर, या ऑप्शन सी है आपका विषुवत रेखा पर, बी है भूमध्य रेखा पर, या डी है सारे में। तो क्या सभी जगह पर ओजोन परत की मोटाई इतनी ही है? तो फटाफट से अपना राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्रुवों पर जो ओजोन परत है इसकी मोटाई सबसे अधिक पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण परावैंगनिक किरणें जो है सीधी पृथ्वी पर पड़ पा रही हैं। तो ये छेद कहाँ पर हो गया है? भारत के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर? ऐसा तो नहीं है कि जो ओजोन परत है वह सिर्फ भारत के ही ऊपर है और कहीं नहीं है। ये मंडल हैं, ये परतें हैं, पूरे विश्व में है, पूरे संसार में है। तो ये किस क्षेत्र पर जो है इसमें छेद हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ओजोन परत में छिद्र देखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को रोकने के लिए डीडीटी का छिड़काव किस पोषक स्तर पर होना चाहिए? प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं वह किस स्तर पर होना चाहिए? ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादन, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, या ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, या ऑप्शन डी है तृतीयक उपभोक्ता। आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक के पोषक स्तर पर ही हम क्या करते हैं? डीडीटी का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक रिफाइनरी एवं पल्प मिल से निकलती है? यानी कि रिफाइनरी और पल्प मिल से कौन से वायु प्रदूषक निकलते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C2H, या SO2, या NO2? तो फटाफट से अपना राइट आंसर करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुख्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? निम्न में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा होगा जो कि वायु प्रदूषक नहीं होगा और तीन ऐसे होंगे जो कि वायु प्रदूषक होंगे। तो CO2, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से कौन सा आपका नहीं होगा? तो इसमें जो राइट आंसर दिया गया है वह दिया गया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, तो इसे आप स्किप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न करने का मुख्य कारक है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं वे किस कारण उत्पन्न होते हैं, या उनको उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो CO2, O3 यानी कि इसे ओजोन बोलेंगे। O3 को क्या बोलेंगे? तो ओजोन बोलेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के तीन अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। NO2
और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से जो ऐसा कौन सा कारक है जो फोटोकेमिकल स्मॉग को उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा O3, यानी कि जो ओजोन गैस है यह क्या करती है? फोटोकेमिकल स्मॉग को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे स्वचालित वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग करके पर्यावरण मित्र माना जा रहा है? मतलब जो भी स्वचालित वाहन है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है जिसके कारण उन्हें पर्यावरण मित्र भी माना जा रहा है? तो ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है LPG या ऑप्शन डी है CNG। यानी देखिए आपका राइट आंसर वही होगा जिसके द्वारा सबसे निम्न पर्यावरणीय प्रदूषण हो, या कह सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसा कौन सा आपका स्रोत होगा जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा? इसीलिए तो उसे पर्यावरण मित्र के रूप में जान सकते हैं। तो डीजल होगा, पेट्रोल से होगा द्रवीकृत पेट्रोलियम यानी कि LPG। इससे भी आपका क्या होगा? प्रदूषण जो है थोड़ा बहुत होता ही रहेगा। लेकिन जो आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG युक्त वाहन को आपके ज़्यादा चलाने का वो चल रहा है रिक्वायर कि नहीं CNG युक्त ही वाहन प्रयोग में लाए जाएं। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण मित्र पर्यावरण मित्र गैस के रूप में, ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। तो CNG आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में पाद, होंठ और जीभ ठिठुर जाती है, बहरापन हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है तथा मानसिक विकार हो जाता है? देखिए ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पैर, होंठ और जीभ ये कैसे हो जाते हैं? ठिठुर जाते हैं, बहरापन हो जाता है, धुंधला भी दिखाई देता है और मानसिक विकार भी हो जाता है। तो ऐसा कौन सा रोग है, इतना भयंकर रोग? जरा देखते हैं भाई ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इटाई जो कि पारा की अधिकता से होता है, मिथेलोग्लोबिनिया ये आपकी नाइट्रेट की अधिकता से होता है, और मिनी माता ये किसकी अधिकता से होता है? और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप अपने सही आंसर का चयन करेंगे। इससे पहले कि आप अपना राइट आंसर बताएं तो इसके सामने ये भी लिख लेंगे कि इटाई नामक रोग किससे होता है? तो पारा की अधिकता से। सॉरी, इटाई नामक रोग आपका किससे होता है? तो कैडमियम की अधिकता से होता है, कैडमियम। मिथेलोग्लोबोमिनिया, ब्लू नाइट्रेट, मिथेलोग्लोबोमिनिया और ब्लू नाइट्रेट जो रोग हैं ये दोनों किसकी कमी से होते हैं? तो नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से। नेक्स्ट है मिनी माता, ये किसकी अधिकता से होता है? तो पारे की अधिकता से, पारे की अधिकता से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनी माता रोग में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो पैर, जीभ और होंठ ठिठुर जाते हैं और बहरापन, धुंधला भी दिखाई देने लगता है। इसके साथ साथ मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी में अधिक नाइट्रेट की उपस्थिति से क्या होता है? जो हमारे पीने योग्य पानी होता है अगर उसमें नाइट्रेट की अधिकता कर दी जाए तो क्या हो सकता है? ऑप्शन है मिथेलोग्लोबोमिनिया, नील शिशु सिंड्रोम यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम अभी अभी बात की गई है, पायरोलाइसिस, या ए व बी दोनों। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? पीने के पानी में अगर नाइट्रेट की अधिकता होगी तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि मिथेलोग्लोबोमिनिया जो कि किसकी अधिकता से हो रहा था? तो नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से हो रहा था। और नील शिशु सिंड्रोम ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का ही हिंदी में नाम है। अधिकतर ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है, हिंदी नाम नहीं देते हैं, लेकिन आप इसे भी याद रखेंगे। तो ये दोनों ही रोग नाइट्रेट की अधिकता से होते हैं। तो इन दोनों रोगों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण एक्ट कब लाया गया? तो वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम जो है आपका लाया गया था 1981 में। यहीं पर आप याद रखेंगे अगर जल की बात की जाए तो जल वाला लाया गया था 1974 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था? 1974 में। इसके साथ साथ जल के ही साथ 1974 में ही और क्या लाया गया था? तो पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। तो पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम अधिनियम और जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है,
निम्न में से कौन सा जीवाणु जो स्टेरिक यौगिक को विघटित करता है तेल बहाव के निष्कासन के लिए उपयोग में आता है? तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जो स्टेरिक यौगिक को विघटित करता है, इसके साथ साथ तेल बहाव के निष्कासन के लिए भी उपयोग में आता है? ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा, ऑप्शन बी स्टीरिचिया कोलाई और ऑप्शन सी है नाइट्रोमोनिस पुटिडा और नेक्स्ट है स्यूडोमोनास पुटिडा। तो आप अपना राइट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्यूडोमोनास पुटिडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन संश्लिष्ट गैसें जो विषहीन तथा अत्यंत स्थिर होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 45 से 260 वर्षों तक वातावरण में रह सकती है, ये अत्यंत हानिकारक होती है। तो इसके बारे में कुछ 4 चीज़ें कही गई हैं कि वातावरण प्रदूषण के लिए हानिकारक होती है, या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हानिकारक होती है, या ओजोन परत को नष्ट करने के लिए हानिकारक होती है, या इसके साथ साथ ऑप्शन डी दिया गया ये हानिकारक नहीं होती है क्योंकि ये विषहीन होती है। तो आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह ओजोन परत को नष्ट करने के लिए होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ओजोन परत को नष्ट करने के लिए होती है। हम सभी जानते हैं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करती है? ओजोन परत को नष्ट करती है। और यह सबसे ज़्यादा इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो रेफ्रिजरेटर हैं आपके, और इसके बाद आपके AC हैं, और शेविंग क्रीम से भी ये निकलती है, फोटोग्राफी मशीन से भी ये गैस निकलती है। तो ये आपके कुछ स्रोत हैं, ये भी अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।